हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एम्बिशन स्टडी सेंटर्स ऑनलाइन क्लास। हम आज हमारा चैप्टर नंबर 10 जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 10 है। और अगर हम बात करेंगे फिजिक्स की, तो फिजिक्स में आपका यह एक महत्वपूर्ण चैप्टर बनता है जो कि स्टार्टिंग ही होती है इसकी लाइट के साथ में। आपका अगर फिजिक्स का सिलेबस हम देखेंगे तो उसकी स्टार्टिंग होती है स्टूडेंट्स लाइट के साथ में, आपके 10वीं के सिलेबस की, जहाँ पर आपको पढ़ना है लाइट क्या होता है। उसके बाद में हमें देखना है कि लाइट और उसमें लाइट के रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन किस तरीके से होते हैं, ये सारी चीज़ों के ऊपर में इस बार हमें पढ़ना है, उसका एक नॉलेज लेना है। आपने लाइट के बारे में प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े थे, ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट एमिट करते हैं या ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें लाइट प्रेजेंस होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपने प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते आए हैं। फिर भी आज हम उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेंगे। साथ ही साथ में हमको ये लेसन में खास तौर पर पढ़ना है दोस्तों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इन सब के बारे में। मतलब कि एक्चुअली क्या होता है रिफ्लेक्शन, क्या होता है रिफ्रैक्शन, ये सारा नॉलेज हमें इस लेसन में मिलने वाला है। काफ़ी मज़ेदार चैप्टर है ये वाला, मज़ा तो आना ही आना है। बस आपको थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन के साथ में और थोड़ा अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनना जरूरी है। देखो आज का जो हमारा क्लास रहेगा ये रहेगा बेसिकली सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन के ऊपर में। अब इंट्रोडक्शन किसके बारे में, तो व्हाट अबाउट लाइट, हम क्या समझ सकते हैं लाइट के बारे में। उसके बाद में लाइट की डायरेक्शन क्या होती है, लाइट मीन्स व्हाट, हमारे सराउंडिंग में अभी हम बात करेंगे। तो आपके लेसन के स्टार्टिंग में अगर आप टेक्स्ट बुक को अगर रेफर करते हो तो सबसे पहले आपको दिया होता है कि वो हमें लेसन में पढ़ना क्या है, मतलब कि उसका इंट्रोडक्शन, उसके बारे में एक आइडिया मिल जाती है हमें कि हमें इस लेसन में पढ़ना क्या है। तो अगर मैं बात करूंगा ये लेसन की, तो हमें ये लेसन में पढ़ना है रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन। और वो किस वजह से होता है, बिकॉज ऑफ द लाइट। वो किस वजह से होता है, बिकॉज ऑफ लाइट की वजह से होता है। अब बात करते हैं लाइट की कि लाइट क्या है। अब देखो सबसे पहली चीज, हमारे एटमॉस्फेयर में जितनी भी चीजें हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, उन सबको देखने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, ह्यूमन आई की, मतलब आई साइट की। अब आई साइट जो है वो उन ऑब्जेक्ट को क्यों डिटेक्ट कर पाती है, बिकॉज ऑफ की लाइट। लाइट के प्रेजेंस होने से, लाइट के प्रेजेंट होने से, लाइट हमारे नेचर में, हमारे एटमॉस्फेयर में होने के कारण हम पूरे एटमॉस्फेयर को, पूरे ऑब्जेक्ट को इजीली देख पाते हैं। अगर आप बात करेंगे रात के अंधेरे की, डार्क अगर कोई है, कोई पार्ट अगर आपका डार्क है, वो डार्क रूम में वगैरह जाओ, आपको वहाँ पर प्रॉपरली लाइट नहीं होने के कारण आप उन चीज़ों को, वहाँ के ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाते हो। मतलब कि हमारा ये हम कंक्लूजन लगा सकते हैं कि अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट को देखना है, अगर कोई ऑब्जेक्ट को अगर हमें सीन करना है, तो उनके लिए हमें किसकी जरूरत होती है, लाइट। अब लाइट क्या करता है, लाइट करता है रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्रैक्शन। मतलब जैसा अगर हम बात करेंगे कोई ऑब्जेक्ट की, तो वो क्या करता है, वो हमारे आंखों के ऊपर में लाइट रिफ्लेक्ट होता है, और वो रिफ्लेक्ट होने के कारण हम वहां पर, या फिर रिफ्रैक्ट भी होता है, तो वो रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट होने के कारण हम उन ऑब्जेक्ट को इजीली देख पाते हैं। समझ में आ रहा, तो ये है आपका लाइट के बारे में उसका आइडिया। आपके अगर टेक्स्ट बुक की अगर मैं बात करूंगा तो आपको यही दिया है कि हमारे आजू बाजू में आपने देखे है वर्ल्ड में भी बहुत सारी ब्यूटीफुल साइट्स है, वंडरफुल वर्ल्ड जो है वो हमारा है, ठीक है। हाउएवर वी आर अनएबल टू सी एवरीथिंग इन द डार्क रूम। और अगर हम बात करेंगे कि अगर डार्क रूम की बात करें, जहाँ पर घना अंधेरा है, बिल्कुल भी लाइट प्रेजेंट नहीं है, वहां पर हम कुछ भी नहीं देख सकते, वहां पर हम नाकाम रहते हैं उन सारी चीजों को देखने में, बिकॉज कि जो लाइटनिंग है उस डार्क रूम में वो होता नहीं है, मतलब कि प्रकाश जो है वो वहां पर प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ लाइट ऑल द थिंग्स इन द एटमॉस्फेयर और सराउंडिंग अस आर विजिबल। मतलब कि लाइट के होने की वजह से, लाइट के प्रेजेंस की वजह से जितनी भी सारी चीजें, अब मान के चलो कि आप जितनी भी सारी चीजें देखते हो अपनी आंखों से, ये सारी बिकॉज ऑफ की लाइट हमें देखने मिलती है। इसके बारे में आपने स्टार्टिंग छोटे, मतलब बचपन से, जहाँ से आप लाइट के बारे में पढ़ना शुरू करे होंगे फ्रॉम द 3rd and 4th स्टैंडर्ड, वहां से आपको लाइट के बारे में आपको पता है कि लाइट, बिकॉज ऑफ लाइट हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे नेचर में, ठीक है। अब अगर बात करते हैं हम लाइट की, तो लाइट एक्चुअली है क्या। अगर हम बात करेंगे लाइट की, तो लाइट एक्चुअली मीन्स व्हाट, लाइट रिलेटेड टू द एनर्जी, इट इज अ टाइप ऑफ अ एनर्जी। समझ में आ रहा है, लाइट एक्चुअली क्या है, लाइट एक एक्चुअली में एक एनर्जी है, वो इट इज अ फॉर्म ऑफ अ एनर्जी, इट इज अ फॉर्म ऑफ अ एनर्जी। वो सपोज हम बात करके चलते हैं लाइट के बारे में, तो लाइट एक प्रकार की एनर्जी है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे लाइट की, तो लाइट में होते
होते हैं फोटॉन्स एनर्जी के फॉर्म में। क्या होते हैं? लाइट के पार्टिकल्स में फोटॉन्स होते हैं। समझ में आया? तो वो एक प्रकार की एनर्जी है। लाइट इज अ एनर्जी, इज अ फॉर्म ऑफ अ एनर्जी। समझ में आया? लाइट इज नीडेड टू सी द एवरीथिंग अराउंड इट। देखो हमको कोई भी चीज अपने आजू बाजू में, जैसा अभी आप मोबाइल फोन में आपका लाइव वीडियो लेक्चर देख रहे हो, तो इसका भी मीनिंग है कि जो मोबाइल फोन से वो अपनी लाइट इमिट कर रहा है जो कि आपके आंखों में आके रिफ्लेक्ट हो रहा है, और इस वजह से आपको वहां पर क्या देखने मिल रहा है? वो लाइट देखने मिल रहा है। मतलब कि आप उस चीज को, उस ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हो, है ना? बिकॉज ऑफ दी लाइट ये सारी चीजें पॉसिबल है। अब जो नेचुरल फेनोमेनन है जहां से हमको लाइट मिलता है, नेचुरल जो फैक्ट है जहां से हमें लाइट मिलता है, फेनोमेनन का मीनिंग एक प्रकार का फैक्ट। समझ में आ रहा है? एक हम फैक्ट बोल सकते हैं उसको, ठीक है? तो जो नेचुरल लाइट है वो हमें कहां से मिलता है? इट इज कम फ्रॉम द सन, इट इज अ फॉर्म ऑफ अ एनर्जी, है ना? रेडिएशन एनर्जी है ना, जो कि सन से आती है। समझ में आ रहा है? तो वो जो रेडिएशन एनर्जी है जो रेडिएट करती है, वो एनर्जी जो रेडिएशन वहां पर आते हैं सन से, वो हमें लाइट प्रोवाइड करते हैं, और उन लाइट की वजह से हम अपने आजू बाजू में सारी चीजों को देख पाते हैं। वही अगर शाम हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो आप उन चीजों को देखने में अंधेरे में नाकाम रहते हो जिस चीजों को आप लाइट के प्रेजेंस में देख पाते हो। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज नीडेड टू सी द थिंग अराउंड इट। हम सब हमारे आजू बाजू में देखने वाले सभी चीजों को, सभी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? लाइट की जरूरत पड़ती है। वी डिटेक्ट द लाइट विद द आवर आईज, मतलब कि हम अपनी आंखों के मदद से लाइट को डिटेक्ट कर सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं, उसको देख सकते हैं। समझ में आ रहा है? लाइट एनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच इट कम ऑन, फ्रॉम विच इट इज रिफ्लेक्टेड। अब देखो ये क्या होता है कि जैसा अभी मैं अगर बात करूंगा, सन की रेज आ रही है, ठीक है? सन रेज जो है वो क्या होती है? अर्थ के सरफेस पे आके फॉल होती है। अब अर्थ के सरफेस पे आके फॉल हो रही, मतलब अर्थ पे प्रेजेंट जितने भी ऑब्जेक्ट रहेंगे उनके ऊपर में वो लाइट क्या होती है? फॉल होती है। समझ में आ रहा ना? मतलब कि देखो अब अर्थ में हम सभी आ गए, ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एवरीथिंग, वाटर्स वगैरह सब। अब ये जो सारी चीजें हैं इनके ऊपर में सन की रे क्या कर रही है? मतलब कि सन की जो लाइट है वो सनलाइट क्या हो रही है? फॉल हो रही है। उसके वजह से वो जो लाइट है वो उनसे टकरा के वहां पे होता है एक तो उनका रिफ्रैक्शन या फिर रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन की बात करते हैं हम सबसे पहले, तो यहाँ पर ये पॉइंट क्या बोलना चाह रहा है? देखो लाइट एनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट विच फ्रॉम विच इट कम, मतलब देखो लाइट हमें किन किन चीजों को देखने में मदद करती है? ऐसा ऑब्जेक्ट जहां से लाइट आ रही है, फ्रॉम विच इट कम, जैसे कि आपका सन, उसको भी आप देख पाते हो। क्यों? क्योंकि वहां से वो लाइट प्रोड्यूस हो रही है, वो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। आपका इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, स्टार्स हो गए, हम बात करेंगे अगर आपके जितने भी टॉर्च हो गए, आपका इलेक्ट्रिक टॉर्च, ये सारे क्या है? ये लाइट एमिट करते हैं, मतलब कि इनके पास में लाइट है तो इनको भी हम देख सकते हैं, और ये अपनी लाइट प्रोवाइड करके किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को जिनके पास में लाइट नहीं होती है, जिनके पास में खुद की लाइट नहीं होती, उनको भी वो विजिबल कराते हैं बिकॉज ऑफ देयर रिफ्लेक्शन। सबसे पहले ये खुद क्यों दिखते हैं? क्योंकि इनके पास में खुद की एक लाइट होती है कुछ ऑब्जेक्ट के पास में, और वही ऑब्जेक्ट कुछ क्वांटिटी में लाइट दूसरे के ऊपर में स्कैटर्ड करते हैं, उनके ऊपर में उनको प्रोवाइड करते हैं, दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर में, और उससे क्या होता है कि उस लाइट का होता है रिफ्लेक्शन। उस वजह से क्या होता है? उन लाइट का होता है रिफ्लेक्शन, और बिकॉज ऑफ देयर रिफ्लेक्शन हम किसी ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके पास में खुद की लाइट नहीं है उनको भी हम देख पाते हैं। ऐसा उसका मीनिंग है। समझ में आना? मतलब लाइट क्या है? लाइट क्या क्या हमें मदद करती है? लाइट एनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट, ऐसे ऑब्जेक्ट को हमें देखने में मदद करती है, फ्रॉम विच इट कम्स, मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जहां से लाइट आ रही है, और ऐसे ऑब्जेक्ट जहां पे वो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। जिन ऑब्जेक्ट पे लाइट रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट का मीनिंग क्या होता है? कि टकरा के वापस आ जाना, बाउंस बैक हो जाना। रिफ्लेक्ट का मीनिंग मतलब कोई ऑब्जेक्ट है जो कि ओपेक है, ओपेक का मीनिंग होता है कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि लाइट को पास होने में रोकता है, जो पास होने में उसको मतलब उसको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा एक प्रकार से। ही डज नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम। समझ में आ रहा है? ऐसे ऑब्जेक्ट विच आर नॉट अलाउइंग लाइट टू पास थ्रू देम। समझ में आ रहा? जहां से ऑब्जेक्ट, ऐसे ऑब्जेक्ट जहां से लाइट को पास नहीं होने देंगे, उनको बोला जाता है लाइट ओपेक ऑब्जेक्ट। उनको क्या बोला जाता है? ओपेक ऑब्जेक्ट। और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की अगर साथ ही साथ में बात करूं तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हम किसे कहेंगे? ऐसे ऑब्जेक्ट
जो लाइट को अलाउ करते कि वो उनमें से पास हो और हम उस लाइट को देख सकते हैं। जैसे कि जब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तो वहां पर आपको ट्रांसपेरेंसी का इफेक्ट देखने मिलेगा। वही अगर आप बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो वहां पर आपको ओपेक ऑब्जेक्ट का फैक्ट देखने मिलेगा, फेनोमेनन देखने मिलेगा। समझ में आया? तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिन पे वो लाइट रिफ्लेक्ट होती है उन ऑब्जेक्ट को भी हम देख सकते हैं। उसके बाद में अभी हमने बोले कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके पास में लाइट होती है और कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके पास में लाइट नहीं होती खुद की। तो उसी पर से आपका एक नया कॉन्सेप्ट बन जाता है जो कि रिलेटेड है ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के साथ में। अब ये ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट मींस क्या? ऑब्जेक्ट दैट कैन एमिट द लाइट एनर्जी बाय देमसेल्व्स आर नोन एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट एनर्जी एमिट करता है ना, मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जो खुद अपने पास में उनके पास में खुद की लाइट एनर्जी होती है, जैसे कि सन उसके पास में लाइट एनर्जी है, हमारे स्टार्स उनके पास में भी लाइट एनर्जी है खुद की। साथ ही साथ में अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक बल्ब तो इलेक्ट्रिसिटी वहां से प्रोवाइड करती है, इलेक्ट्रिक बल्ब खुद ग्लो होता है, मतलब कि उसके पास में भी खुद की लाइट एनर्जी है। आफ्टर दैट टॉर्च, हम बात करेंगे कैंडल्स, फायर, ये सब क्या है? ऐसे ऑब्जेक्ट है दे हैविंग देयर ओन लाइट, उनके पास में उनकी खुद की लाइट होती है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को कहा जाता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या कहा जाएगा? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ध्यान में रखना, डिफरेंस एक मार्क के लिए पूछ लिया या फिर अपने कॉन्सेप्ट के लिए, अपने नॉलेज के लिए जरूरी है ना। चलो, तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट एनर्जी को एमिट करते हैं, जो लाइट एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, उसे बोला जाता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल वी आर कंसीडरिंग सन, स्टार्स, इलेक्ट्रिक बल्ब, टॉर्च, कैंडल, फाइबर। अब मोस्ट ऑफ द तो ऐसा ऑब्जेक्ट है नहीं, मतलब हमारे अर्थ में, हमारे नेचर में ऐसे ज्यादातर तो ऑब्जेक्ट है नहीं जिनकी खुद की लाइट है, बल्कि ऐसे ऑब्जेक्ट ज्यादा है जिनको खुद के पास में उनके पास में लाइट एनर्जी नहीं है। तो फिर उन ऑब्जेक्ट को क्या बोला जाएगा? तो देखते हैं। ऑब्जेक्ट दैट कैन नॉट एमिट लाइट एनर्जी, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके पास में लाइट एनर्जी बिल्कुल भी नहीं होती खुद की, आर नोन एज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। उनको क्या बोला जाता है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, मतलब जो पजेस नहीं करते लाइट खुद अपने, उनमें अपने आप में लाइट नहीं होता। अब वो जो लाइट है उनको प्रोवाइड कौन करेंगे? फिर जिनके पास में लाइट है, लाइक सन, मून, सन, आफ्टर दैट स्टार्स, मून में स्टार्स, इलेक्ट्रिक बल्ब, है ना। तो ये क्या करते हैं? ये अपने जो लाइट एमिट करते हैं, तो उस वजह से, उस कारण से जो बाकी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है जिनके पास में लाइट प्रेजेंट नहीं होती, उनके खुद की लाइट नहीं होती, उनको वो लाइट प्रोवाइड करते हैं और उनको फिर विजिबल कराते हैं हमारे लिए। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे फ्लावर, चेयर, टेबल, बुक्स, ट्रीज, बहुत सारी चीजें हैं, बेंचेस, आपके पास में आपके घर पे जितनी भी सारी चीजें, खुद आप लोग उसमें भी आ गए, आपकी खुद की कोई लाइट नहीं है, वैसे ह्यूमन बींग्स की भी। समझ में आ रहा है? तो ये जितने भी सारे जितने भी सारे ऑब्जेक्ट है जिनके लाइट नहीं होती, जिनके पास में खुद की, उनको बोला जाता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जिनके पास में लाइट एनर्जी प्रेजेंट ही नहीं है, तो उनका क्या, वो कैसे क्या विजिबल होते हैं? तो देखो, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट और स्कैटर द लाइट विच फॉल्स ऑन देम। अब क्या होता है कि जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है उनके ऊपर में ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट अपनी खुद की लाइट स्कैटर करते हैं, मतलब उनके ऊपर में खुद की लाइट वो फॉल कराते हैं। और वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का काम क्या होता है? उन लाइट को स्कैटर्ड कराना, रिफ्लेक्ट कराना। समझ में आ रहा है? और वहां पे वो विजिबल बनते हैं, मतलब कि वो एज एक ओपेक ऑब्जेक्ट काम करते हैं। जैसा अगर मैं बात करूंगा एक टेबल की, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ एक टेबल की, तो क्या हो रहा है? लाइट रे आ रही है किसी सोर्स से, जैसे कि हम बात करेंगे आपका इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, आपका ल्यूमिनस बल्ब है, ठीक है। अब क्या हो रहा है? यहां से यह है आपका टेबल, ठीक है, आपका यह टेबल का पूरा सरफेस। अब क्या हो रहा है कि जो लाइट सोर्स है वो यहां से आ रहा है, यहां से मतलब जो ल्यूमिनस सब्सटेंस है वहां से लाइट क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट से पास हो रहा है। तो क्या होगा? ये टेबल क्या है? इसकी टेबल की खुद की लाइट एनर्जी तो होती नहीं है, तो ये क्या करता है? ये खुद पहले लाइट एनर्जी इस पर फॉल होती है फ्रॉम द लाइट सोर्स, लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इलेक्ट्रिक बल्ब से जो लाइट सोर्स से जो लाइट पास रिफ्लेक्ट होती है, तो
तो ये क्या करता है, लाइट इंसिडेंट होती है, रिफ्लेक्ट नहीं इंसिडेंट होती है। तो ये जो सरफेस है टेबल का, ये क्या कराता है, ये टेबल कराता है लाइट को रिफ्लेक्ट, और खुद वहां पर विजिबल हो जाता है बिकॉज ऑफ की लाइट उसके ऊपर में फॉल होती है। तो ये जो टेबल है इसको भी वो लाइट प्रोवाइड की जाती है, इसलिए वो हमारी आंखों के सामने टेबल हमें देखने मिलता है। आपके आजू बाजू में अभी आप जितनी भी सारी चीजें देख रहे होंगे ये बिकॉज ऑफ लाइट आप देख पाते हो। अगर लाइट ही प्रेजेंट नहीं है तो हम उन चीजों को देख नहीं पाते, इसीलिए कभी कभी रात में इलेक्ट्रिसिटी जाने पे हम बहुत से ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते। और ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बिल्कुल भी नया नहीं है, आप स्टैंडर्ड 8, स्टैंडर्ड 9, इसमें भी स्टैंडर्ड 7, स्टैंडर्ड 6, इन सब क्लास में आप ये लाइट के बारे में पढ़ चुके हो। बस यहाँ पर थोड़ा इंट्रोडक्शन था तो मैंने सोचा कि ज़्यादातर हमको उस पर ध्यान देना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए वो लाइट का यूज किया वहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे वो रिफ्लेक्ट कराते हैं, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है जिनकी खुद की लाइट नहीं होती वो दो प्रकार का काम करेंगे, एक तो लाइट को रिफ्लेक्ट कराएंगे या फिर लाइट को रिफ्रैक्ट कराएंगे, ये ध्यान में रखना। एक तो लाइट को रिफ्लेक्ट कराएंगे या फिर रिफ्रैक्ट कराएंगे। जैसा टेबल जो है ये लाइट को रिफ्लेक्ट कराते हैं। अगर हम कुछ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट मतलब जहां से लाइट पास हो सकती है, वो रिफ्लेक्ट कराते हैं ऑब्जेक्ट को। समझ में आया कुछ इस तरीके से, ठीक है। चलो अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये तो हो गया आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वो बाद में देखते हैं हम। लेकिन हमने ये सोचे कि ये जो अपने पॉइंट बोले नॉन ल्यूमिनस रिफ्लेक्ट द नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट द लाइट व्हिच फॉल्स ऑन दे, मतलब कि ऐसे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जिनके ऊपर में लाइट फॉल होती है उस लाइट को वो क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कराते हैं, उस लाइट को वो क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कराते हैं। समझ में आ रहा। और मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है हमारे आजू बाजू में ये कैसे ऑब्जेक्ट है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ही बोले जाते हैं जिनकी खुद की कुछ भी लाइट नहीं होती है। समझ में आ रहा है। उसके बाद में लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन, सबसे बड़ी चीज लाइट जो है वो कौन से डायरेक्शन में ट्रैवल्स करती है, स्ट्रेट डायरेक्शन में। मोस्ट ऑफ द टाइम लाइट की डायरेक्शन क्या होती है, स्ट्रेट डायरेक्शन, स्ट्रेट डायरेक्शन में वो ट्रैवल करती है। साथ ही साथ में जो स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट है, जो एक छोटा सा सोर्स है लाइट का, दैट कास्ट अ शार्प शैडो ऑन एन ओपेक ऑब्जेक्ट दैट टेल्स अस दैट लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ। अब ये कैसे समझेंगे इस ऑब्जेक्ट को, जैसा आप अगर कभी कभार देखे होंगे अपना लाइट को, कौन से लाइट को, आपके घर में जो इलेक्ट्रिक बल्ब लगा होता है उसके लाइट को देखो, उस लाइट को बल्ब को देखो, तो आपको देखने मिलेगा कि वो जो लाइट होता है उसके जस्ट बिलो या फिर उसके जस्ट सराउंडिंग में एक उसकी शैडो तैयार होती है, मतलब कि हम उसको बोलेंगे परछाई। क्या तैयार होती है, शैडो। वो क्या फॉर्म करता है, उसी की उस ऑब्जेक्ट की खुद की वो शैडो फॉर्म करता है वो ऑब्जेक्ट। वो क्यों होता है, क्योंकि लाइट एक स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, इस वजह से उसकी जो शैडो है वो फॉर्म होती है वहां पर। समझ में आ रहा। तो वो इस तरीके से शैडोज भी फॉर्म करते हैं। आफ्टर दैट लाइट, ये जस्ट हमको पता करना था यहाँ पर कि जो लाइट है वो इजीली बेंड हो सकती है एंड गो बिहाइंड द ओपेक ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट शूट, देन द नो शैडो कुड बी फॉर्म। मतलब क्या होता है कि अगर कोई लाइट, क्या बोल रहा है, शैडो कब फॉर्म होती है, जब कोई लाइट किसी ओपेक ऑब्जेक्ट से टकराती है तो वहां पर उसके ऊपर में वो क्या फॉर्म करती है, अपनी शैडो फॉर्म करती है। इसका मतलब है कि वो एक स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, उसकी जो डायरेक्शन रहेंगी वो क्या रहेंगी, स्ट्रेट रहेंगी। आफ्टर स्ट्रेट लाइंस में, स्ट्रेट डायरेक्शन नहीं बोल सकते हम उसको, डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है, लेकिन उसकी जो लाइंस है वो कैसे, मतलब उसकी जो पोजिशनिंग है वो कैसे रहेंगी, स्ट्रेट रहेंगी। समझ में आया। उसके बाद में द फैक्ट इज दैट बिकॉज ऑफ द लाइट कुड बेंड, मतलब लाइट बेंड भी हो सकती है, मतलब अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है लाइट। इस वजह से वो डायरेक्शन चेंज करने की वजह से वो ओपेक ऑब्जेक्ट से दूर भी जा सकती है। जैसे अगर मैं बात करूं, ये आपकी लाइट का सोर्स है, ये आपका ओपेक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपका ओपेक ऑब्जेक्ट है और ये आपका लाइट का सोर्स है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब क्या है कि लाइट जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज भी कर सकता है, ओपेक ऑब्जेक्ट में जाने से पहले वो अपना बेंड भी हो सकता है, ऐसे रिफ्लेक्ट भी हो सकता है। तो रिफ्लेक्ट होने की वजह से क्या होगा, वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगा, तो वहां पर वो अपनी जो शैडो है वो फॉर्म करता है क्या, फिर नो, इट डज नॉट फॉर्म इट्स शैडो। समझ में आ रहा है। मतलब कि इफ दिस इज बिकॉज इफ अ लाइट कुड बेंड easily and go behind the opaque object, then no shadow would be formed. We will now discuss the nature of the light. अब हम क्या देखेंगे, नेचर ऑफ द लाइट डिस्कस करेंगे। समझ में आ रहा। वो फॉर्म, शैडो फॉर्म नहीं करता, वो शैडो वाला जो पार्ट है वो आपका
रिमेनिंग पार्ट है, दूसरा पार्ट है, उसको अभी आपको उतना जोर नहीं देना है, बस आपको समझना है वहां पर कि जब वो किसी ओपेक ऑब्जेक्ट के सामने जाती है तो वो अपनी शैडो उस पर कास्ट करती है। समझ में आ रहा है? अब नेचर ऑफ लाइट क्या होता है, मतलब कि उसका जो नेचर है लाइट का वो क्या है, स्वभाव कैसा है लाइट का। तो लाइट ड्यूअल नेचर शो करती है, दो प्रकार का, दो अलग अलग प्रकार का स्वभाव लाइट शो करती है। एक होता है उसका वेव नेचर, मतलब कि इन द फॉर्म ऑफ वेव वो जो लाइट है वो ट्रैवल करती है, और दूसरा नेचर होता है आपका पार्टिकल नेचर। दूसरा नेचर कौन सा होता है लाइट का, पार्टिकल नेचर। लाइट जो है वो दो नेचर शो करती है, एक होता है आपका वेव नेचर जो कि हम पढ़ते हैं फिर वेव थ्योरी ऑफ लाइट इन द हायर क्लासेस। जब आप 11th-12th पढ़ोगे तो वहां पर आप वेव थ्योरी ऑफ लाइट भी पढ़ोगे, साथ ही साथ में आप पढ़ते हो वहां पर पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट, मतलब एज अ पार्टिकल लाइट कैसे बिहेव करती है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं वेव थ्योरी ऑफ लाइट की, अगर हम बात करते हैं वेव थ्योरी ऑफ लाइट की, तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट क्या है, एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, मतलब कि वो अपने अराउंड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तैयार करते हैं। समझ में आ रहा है? वेव थ्योरी ऑफ लाइट ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसको रेफर करता है, इट इज एन लाइट कंसिस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लाइट की अगर हम बात करेंगे तो लाइट में क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मीनिंग क्या, तो इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। लाइट के अराउंड में क्या तैयार होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रहती है उसमें। ठीक है, विच डू नॉट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपैगेशन, मतलब उसको प्रोपैगेट होने के लिए कोई मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, लाइक सॉलिड, गैस, लिक्विड, इनकी जरूरत नहीं पड़ती। और अगर हम बात करेंगे पार्टिकल थ्योरी की, तो पार्टिकल थ्योरी क्या बोलता है कि लाइट इज कंपोज ऑफ पार्टिकल्स विच ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एट वेरी हाई स्पीड। मतलब कि अगर यहाँ से अगर एक लाइट का पार्टिकल है तो उसकी जो लाइट है वो ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में, जिसके साथ में होता है हाई स्पीड। क्या होता है इसके साथ में, हाई स्पीड होती है उसके साथ में। समझ में आया? ये है अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी, जो कि पार्टिकल थ्योरी क्या है, पार्टिकल थ्योरी कंपोज करता है लार्ज नंबर ऑफ लाइट, मतलब कि लाइट इज कंपोज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल। एक्चुअली लाइट क्या है, दो प्रकार से शो होती है, एक होती है वेव के फॉर्म में, मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उसमें भर के रहते हैं, दूसरी चीज होती है पार्टिकल्स के फॉर्म में, मतलब कि लाइट जो है वो पार्टिकल्स के फॉर्म, पार्टिकल का भी नेचर शो करती है। लाइट इज कंपोज ऑफ पार्टिकल्स विच ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ वेरी हाई स्पीड। अब ज्यादा स्पीड होती है। और एक चीज जो पार्टिकल होता है, अब लाइट की अगर हम बात करेंगे तो लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो जो पार्टिकल की हम बात करें तो यहाँ पर पार्टिकल क्या रहेंगे, यहाँ पर पार्टिकल रहेंगे, उन पार्टिकल्स को ही बोला जाएगा नथिंग बट द फोटॉन्स। उन पार्टिकल्स को क्या बोला जाएगा, फोटॉन्स। फोटॉन्स की होती है एक पर्टिकुलर एनर्जी। फोटॉन्स मतलब क्या है, एक प्रकार के एनर्जी पैकेट्स है, मतलब कि वहां पर नंबर ऑफ एनर्जी पैकेट्स, मतलब ऐसा एक हम बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ एनर्जी, हम जिसको बोलेंगे मैक्सिमम अमाउंट में। तो लाइट में क्या होते हैं, फोटॉन्स होते हैं। और फोटॉन्स मतलब ही क्या है, फोटॉन्स मतलब ही है एनर्जी। उसको क्या कंसिस्ट करते हैं, वो एनर्जी को कंसिस्ट करते हैं। इसीलिए हमने जो बोले ना कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो जब लाइट एज अ पार्टिकल नेचर शो करेगी तो उस लाइट में प्रेजेंट रहेंगे फोटॉन्स। क्या प्रेजेंट रहेंगे, फोटॉन्स, जो कि क्या शो करेंगे, एक प्रकार से एनर्जी शो करेंगे। वो समझ में आ रहा है? इसीलिए हम बोल रहे हैं वहां पर कि पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट क्या बताती है, वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, जो कि हाई स्पीड से उसका ट्रैवलिंग होता है। समझ में आ रहा है? उसके बाद में ये हो गया लाइट का नेचर। ठीक है, अब लाइट एग्जिबिट्स द डबल नेचर, दैट इज अ ड्यूअल नेचर, मींस लाइट एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ वेव एज वेल एज पार्टिकल। समझ में? डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। जैसा अगर हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन की, तो वहां पर हम पढ़ते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। जो पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट है वो किसकी स्टडी है एक्चुअली में, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। वही अगर हम बात करेंगे वेव थ्योरी ऑफ लाइट की, तो जब आप हायर स्टडीज में पढ़ोगे तो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सारा कॉन्सेप्ट जो है वो हमें पढ़ना होता है वेव थ्योरी ऑफ लाइट में। वो आप पढ़ोगे इन द हायर क्लासेस लाइक 11th-12th। अभी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है वेव पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट से रिलेटेड हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ
लाइट। समझ में आ रहा? तो ये आपको ध्यान में रखना है। और स्पीड ऑफ लाइट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट में होती है, क्योंकि वो काम में आती है जब आप देखोगे कि जो स्पीड ऑफ लाइट से अगर आप रिलेट करते हो इन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो आपको वहाँ पर वो काम में आएगा। समझ में आ रहा है? चलो, ये हो गया आपका पूरा का पूरा लाइट के बारे में कॉन्सेप्ट। ये पूरा अपना बेसिक हो गया। आपके अगर मैं टेक्स्ट बुक की बात करूंगा तो आपको वहाँ पर भी वही दिया है कि स्टडी ऑफ ऑप्टिक्स, मतलब कि लाइट। ऑप्टिक्स ये जो वर्ड है ये रिलेट करता है लाइट से। ऐसी स्टडी जहाँ पर हम लाइट के बारे में स्टडी करते हैं, अ ब्रांच ऑफ अ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट इज नोन एज ऑप्टिक्स। उसको ये एक प्रकार से ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। समझ में आया? जहाँ पर हम लाइट के बारे में पूरा डीप में स्टडी करते हैं। एक अलग सब्जेक्ट भी होता है ऑप्टिक्स। जब आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में पहुँचते हो तो वहाँ पर ऑप्टिक्स जो है ये करेक्ट आपका पार्ट भी होता है। वो बाद में आपको जैसे जैसे आप फिजिकल फील्ड में आगे बढ़ते जाते हो, फिजिक्स की फील्ड में, तो आपको पता चलते जाता है। ठीक है? तो ऑप्टिक्स के बारे में जब आप स्टडी करते हो तो ये जो फेनोमेना है ये सब कुछ हमें रिलेट कराता है लाइट के साथ में। ये जो फेनोमेना है ये सब हमेशा हमें किसके साथ में रिलेट कराता है? लाइट के साथ में। ठीक है? चलो, ये होगा यहाँ पर आपका लाइट का कॉन्सेप्ट। अब हमें इस लेसन में पढ़ना है। इन दिस चैप्टर वी विल शॉर्ट स्टडी द फेनोमेनन ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट व्हाइल यूजिंग द स्ट्रेट लाइट प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। यहाँ पर हम कौन सा प्रोपेगेशन देखेंगे? लाइट का स्ट्रेट लाइट। हमने बोले ना कि लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइट, मतलब कि जो प्रोपेगेशन रहेगा लाइट का वो कैसा रहेगा? स्ट्रेट लाइट में रहेगा। दिस बेसिक कॉन्सेप्ट विल हेल्प अस टू स्टडी द सम ऑफ द ऑप्टिकल फेनोमेना इन अ नेचर। we shall try to understand this chapter the reflection of light of by the spherical mirror and the refraction of light and their application in real life situation में जो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन की जो कॉन्सेप्ट है वो हमें ये लेसन में पढ़ना है। वहाँ पर हमें पढ़ना है अबाउट मिरर, हमें पढ़ना है स्फेरिकल लेंस, स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर, उनके कंपोनेंट, उन सब के बारे में एक एक करके पढ़ते चलेंगे। थोड़ा बड़ा लेसन है, थोड़ा ज़्यादा समझ आएगा, इसीलिए रोज का जिस दिन का जो पार्ट हुआ पढ़ा के उस दिन उसको प्रिपेयर करते चलो, तो आपको ध्यान में रहेगा। और रिवीजन मस्त रहेंगी, ध्यान में रखना। चलो, इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं अगले टॉपिक के ऊपर में। तो चलिए, अभी तक के हमने देखे कि लाइट क्या होता है। अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। जैसे कि आपका अभी शुरुआत होता है आपके टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंगली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के साथ में। रिफ्लेक्शन ये वर्ड का मीनिंग क्या है? एक्चुअली रिफ्लेक्शन ये वर्ड रिलेट करता है, हम बात कर सकते हैं कि बाउंसिंग बैक बोल सकते हैं जिसको, मतलब कि किसी चीज से या किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के उसी डायरेक्शन में, उसी मीडियम में, उसी एक पर्टिकुलर मीडियम में वापस आना किसी चीज का, किसी ऑब्जेक्ट का। जैसे अगर मैं सिंपल बात करूंगा रिफ्लेक्शन की, तो आप क्या करना है आपने कि एक बॉल जब आप किसी सरफेस पे थ्रो करते हो, जब आप बॉल किसी सरफेस पे थ्रो करते हो, टेनिस बॉल की हम बात करेंगे, तो क्या होता है? उसको थ्रो कर रहे हैं, मतलब कि वो क्या होता है? वो रिफ्लेक्ट बैक होता है। अब ऐसे क्या करो, बाउंस करो। एक क्या है? टेनिस बॉल को आपने क्या करना है? बाउंस करना है एक पर्टिकुलर हाइट से। वहां से जब वो बाउंस होता है तो उस डायरेक्शन में बाउंस होने के साथ साथ वो क्या होता है? वो बॉल फिर से वो वापस आता है उस सरफेस से टकरा के, मतलब कि उसका भी एक प्रकार से वहां पर क्या हो रहा? बाउंसिंग बैक हो रहा। तो उसी बाउंसिंग बैक होने को, मतलब कि टकरा के वापस आने वाले फेनोमेनन को कहा जाता है रिफ्लेक्शन। उसको क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्शन, मतलब कि बाउंसिंग बैक। ये वर्ड आपने ध्यान में रखना है फॉर द रिफ्लेक्शन। समझ में आ रहा है? अब ये मैंने एक जनरल बताया समझाने के लिए कि रिफ्लेक्शन क्या है। अगर हम बात करते हैं लाइट की, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर ऑप्टिक्स में, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या डिफाइन करता है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट falls on the surface, when a ray of light falls on the surface, अब यहाँ पर सरफेस रहना चाहिए आपका ओपेक। ओपेक का मीनिंग क्यों? ओपेक क्यों? ओपेक सरफेस क्यों? क्योंकि वहां से लाइट पास नहीं होना चाहिए, तो हमें रिफ्लेक्शन देखने नहीं मिलेगा। ठीक है? प्रॉपर रिफ्लेक्शन देखने हमें नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि कोई ओपेक सरफेस पे जब कोई रे ऑफ लाइट फॉल होती है तो it get bounce back, that means it get reflected in a same medium, उसी मीडियम में
उसे बोला जाता है रिफ्लेक्शन। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूंगा तो देखो, मैं जनरली यहाँ पर अभी आपके टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग मैं बात करता हूँ, यहाँ पर मिरर की मैं लेता हूँ एक मिरर, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमें लेना है एक मिरर, मैं ले रहा हूँ एक सरफेस एज अ मिरर, ठीक है, ठीक है। मैं एज अ सरफेस एक मिरर ले रहा हूँ, तो थोड़ा पतली बना देते इसको अपन, थोड़ा तिरछा बनेगा ये, ठीक है। मैं ले रहा हूँ एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक मिरर ले रहा हूँ मैं। अब ये जो आपका मिरर है या एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपको अभी जस्ट समझना है, समझ में आ रहा है क्या? ये जैसा आपको कंसीडर करना है इसको कि ये एक एज अ मिरर का काम कर रहा है, ये एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिरर का काम कर रहा है, समझ में आ रहा है? ये जो ऑब्जेक्ट, ये जो मैंने डायग्राम बनाया है एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिरर का काम करता है। अब होता क्या है, अब क्या होता है कि एक यहाँ पर लाइट रे की पोजीशन है, इस पोजीशन से क्या हो रही है, वो लाइट रे होती है इस मिरर के ऊपर में, क्या हो जाती है, वो उस मिरर के ऊपर में स्ट्राइक करती है, इंसिडेंट होती है। स्ट्राइक करना मींस इंसिडेंट होना। तो क्या हो रही है कि एक रे ऑफ लाइट हम कंसीडर करते हैं, इट इज अ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट। रे ऑफ लाइट क्या हो रही है, यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, किस पे, ऑन द मिरर। तो वो क्या होगी, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, उस मिरर पे जाके इट गेट रिफ्लेक्टेड इन द सेम मीडियम, इट गेट रिफ्लेक्टेड इन द सेम मीडियम। समझ में आ रहा? रे ऑफ लाइट जो है, रे ऑफ लाइट जो है वो क्या होती है, उसी मिरर से टकरा के, मतलब कि उस मिरर से बाउंस बैक होके वो सेम मीडियम में वापस आती है, रिफ्लेक्ट होती है। उस फेनोमेनन को कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब कि कोई भी लाइट की रे जब किसी सरफेस पे स्ट्राइक करती है, देन इट गेट रिफ्लेक्टेड और बाउंस बैक from in the same medium but in a different direction is called as reflection of light। क्योंकि ये देखो, अब हमने बोले कि कोई भी रिफ्लेक्शन होता है तो रिफ्लेक्शन अलग अलग प्रकार से होता है, अलग अलग प्रकार से मतलब कि अलग अलग उसके लॉज है, जो कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी आपने इन लास्ट स्टैंडर्ड मतलब कि 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़े हैं, ठीक है। उनको भी हम रिवाइज करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को। लेकिन उसके पहले रिफ्लेक्शन ये कॉन्सेप्ट क्या होता है वो समझ गया कि अगर हम इस डायग्राम को अगर कंसीडर करते हैं तो क्या हो रहा है कि एक सोर्स से रे ऑफ लाइट क्या हो रही है, फॉल हो रही है इस रिफ्लेक्टिंग मिरर पे। रिफ्लेक्टिंग मिरर में फॉल होने के बाद में वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से वो क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। इसका मतलब है कि एक रे ऑफ लाइट जब किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, कोई सरफेस पे फॉल होती है, स्ट्राइक करती है, देन इट गेट बाउंस बैक, इट गेट बाउंस बैक एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये लाइट में, ये लाइट की जो रे है, इसका जो डायरेक्शन है वो क्या रहेगा, कैसे वो रिफ्लेक्ट करेंगी, ये सारी चीजें समझने के लिए हमको पढ़ना होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन उसके पहले आपको दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन बताना पड़ेगा, है ना, टॉपिक जो है। तो देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या बोलता है, व्हेन अ रे ऑफ द रे ऑफ लाइट इंटरैक्ट, इंटरैक्ट का मीनिंग एक प्रकार से हम क्या बोल सकते हैं, इंटरैक्ट का मीनिंग स्ट्राइक, स्ट्राइक भी बोल सकते हैं या फिर इंसिडेंट भी बोल सकते हो आप, ये भी वर्ड एक यूज है कर सकते हैं कि व्हेन द रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है? देखो, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज इंटरैक्ट इंसिडेंट ऑन द सरफेस एंड बाउंस बैक इन द मीडियम, इन द सेम मीडियम। वो मैं थोड़ा सा वहां पर लिखना भूल गया, आपने क्या लिखना है वहां पे, बाउंस बैक इन सेम मीडियम। वो जो रे ऑफ लाइट है वो क्या होती है, बाउंस बैक होती है उसी सेम मीडियम में, उसी सेम मीडियम में वो जो रे ऑफ लाइट है वो क्या होती है, बाउंस बैक होती है। उस फेनोमेना को कहा जाता है, उस फैक्ट को, उस एबिलिटी को कहा जाता है रिफ्लेक्शन। उसको क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सिंपली लाइट से हम रिलेट करें तो उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर मैं बात करूंगा ये डायग्राम की, तो यह एक ही मीडियम से उसी मीडियम में वापस आई है और वहां पर उसने क्या फॉर्म करी, रिफ्लेक्शन। वहां पर उसने क्या फॉर्म करी है, रिफ्लेक्शन।
उसके पहले आपको दिया हुआ है कि प्लेन मिरर के बारे में आपने पढ़े थे इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड, मतलब जनरली आप फैमिलियर हो कि प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन कैसे होता है। तो चलिए पहले प्लेन मिरर के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा कि प्लेन मिरर क्या होता है, कैसे उसमें रिफ्लेक्शन होता है, ताकि आपको फिर प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, तो फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको और इजीली क्लियर हो जाएगा। प्लेन मिरर मींस क्या है, देखो मिरर्स आर मेड बाय डिपॉजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ सिल्वर मेटल ऑन द बैक साइड ऑफ द प्लेन ग्लास शीट। हमको क्या लेना है, प्लेन मिरर कैसे फॉर्म होता है, हमें लेना है एक ग्लास की बनी हुई शीट, जनरली वो रेक्टेंगुलर शेप की रह सकती या फिर स्क्वायर शेप या अलग अलग साइज, बड़े छोटे साइज की भी रह सकती है प्लेन मिरर। तो एक क्या लेना है, हमें थिन ग्लास की शीट लेना है। उस थिन ग्लास की शीट पे हमें दो साइड्स होते हैं, दो सरफेस होते हैं मिरर के, तो दोनों सरफेस में उसके एक सरफेस को हमको क्या कर देना है, सिल्वर मेटल के कोटिंग से उसको पॉलिश कर देना है, मतलब उसके ऊपर में सिल्वर मेटल की जो कोटिंग है वो उसके ऊपर में डिपॉजिट कर देना है। समझ में आ रहा, मिरर्स आर मेड बाय डिपॉजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ सिल्वर मेटल ऑन द बैक साइड ऑफ अ प्लेन ग्लास शीट। जो बैक साइड होता है प्लेन ग्लास शीट का, उसके बैक साइड में हमें क्या कर देना है, वहां पे एक थिन लेयर, जो एक थिन लेयर ऑफ क्या है, सिल्वर मेटल, एक थिन लेयर ऑफ सिल्वर मेटल उस पर क्या कर देना, हमें डिपॉजिट कर देना है। फिर द सिल्वर लेयर इज देन प्रोटेक्टेड बाय द कोट ऑफ रेड पेंट। अब ये क्यों किया जाता है, क्योंकि जो सिल्वर मेटल है वो कुछ समय बाद में क्या हो जाता है, फिर पर्टिकुलरली वो वहां से वो स्क्रैच होना शुरू हो जाता है, मतलब वो निकलना शुरू हो जाता है, तो वो निकले ना, इसलिए हमें क्या कर देना कि वो जो सिल्वर लेयर है जो कि हमने ग्लास शीट के बैक साइड पे डिपॉजिट करे, ठीक है, उसको हमको प्रोटेक्ट करना है बाय द थिन रेड कोट ऑफ द रेड पेंट। उसके ऊपर में क्या लगा देना है, हमें एक रेड कलर का पेंट लगा देना है, मतलब कि वो सिल्वर जो मेटल की जो लेयर है वो प्रॉपरली रहेंगी उसमें। उसके बाद में द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन अ प्लेन मिरर, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन अ प्लेन मिरर और एनी अदर मिरर भी टेक प्लेस ऑन द सिल्वर सरफेस ऑन इट। मतलब कि अब हमारा बन गया प्लेन मिरर, जिसके एक साइड पे मतलब अपोजिट साइड में बैक साइड में हमने किसकी कोटिंग लगा दी है, सिल्वर मेटल की। तो जो सिल्वर मेटल है उसमें जो है वो लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, मतलब कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन इन अ प्लेन मिरर इज टेक्स प्लेस एट द सिल्वर सरफेस इन इट। उस सिल्वर सरफेस पे उसकी जो रिफ्लेक्शन है उसका वो टेक्स प्लेस होता है। समझ में आ रहा है। फिर इसीलिए हम प्लेन मिरर को कैसे डिफाइन करेंगे, हम प्लेन मिरर को कैसे डिफाइन करेंगे, देखो अब प्लेन मिरर इज अ थिन एंड स्मूथ शीट ऑफ अ ग्लास। स्मूथ ये वर्ड क्यों यूज किया गया है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं रफ सरफेस की, तो रफ सरफेस में जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है वो सभी डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में वो प्रोड्यूस होता है। वही अगर हम बात करेंगे स्मूथ सरफेस की, तो वहां पर हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक स्ट्रेट डायरेक्शन मिलती है रिफ्लेक्टिंग ऑफ लाइट की। इसीलिए हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझने के लिए ज्यादातर स्मूथ शीट ऑफ ग्लास यूज करते हैं। समझ में आ रहा है। अगर रफ रहा ना तो वहां पर जो पार्टिकल्स है वो हर एक डायरेक्शन में, डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होंगे, लाइट के पार्टिकल्स स्प्रेड होंगे और वहां पर लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। तो वो हम प्रॉपरली उसको फिर स्टडी नहीं कर पाएंगे, ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। इस वजह से हम क्या करते हैं कि एक स्मूथ शीट ऑफ ग्लास लेते हैं जिसके ऊपर में एक शाइनिंग कोटिंग होती है, किसकी, सिल्वर मेटल की। जिसके ऊपर में क्या होती है, एक शाइनिंग कोटिंग होती है, किस चीज की, ऑफ द सिल्वर मेटल ऑन वन साइड। एक साइड पे उसके क्या होती है, एक सिल्वर मेटल की शाइनिंग कोटिंग, मतलब चमकदार उसकी एक लेयर होती है, परत होती है। शाइनिंग कोटिंग का मीनिंग क्या होता है, चमकदार परत। सिल्वर मेटल क्या करता है, चमकते रहता है थोड़ा सा। समझ में आ रहा है वो, हाँ। तो इसको बोला जाता है प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर जब हम डायग्रामेटिकली अगर देखेंगे, अगर हम रे डायग्राम अगर बनाते हैं प्लेन मिरर की, तो प्लेन मिरर को हम लिखते हैं लाइन। और प्लेन मिरर इज रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन हैविंग अ नंबर ऑफ शॉर्ट ऑब्लिक लाइंस ऑन वन साइड। अब ये ऑब्लिक लाइंस का, शॉर्ट का तो मीनिंग आपको क्लियर हो ही गया होगा, छोटी, लेकिन ऑब्लिक का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि प्लेन मिरर को हम बनाएंगे कैसे, डायग्राम उसकी हमें क्या बनाना है। प्लेन मिरर इज रिप्रेजेंटेड बाय,
प्लेन मिरर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब मैंने बना दिया ये एक स्ट्रेट लाइन, ये बन गई आपकी स्ट्रेट लाइन। अब इस स्ट्रेट लाइन को हम नेम दे देते हैं m और यहाँ पर दे देते हैं n। समझ में आ रहा? m n, ठीक है। इसको नाम दे दिया स्ट्रेट लाइन को। हैविंग अ नंबर ऑफ शॉर्ट, शॉर्ट मतलब छोटी छोटी, और क्या है? ऑब्लिक। ऑब्लिक ये वर्ड का मीनिंग होता है स्लैंट। ऑब्लिक ये वर्ड का मीनिंग क्या होता है? स्लैंट, मतलब ऐसी तिरछी, ऐसे तिरछे, इधर से देखेंगे तो ऐसे तिरछे पोजीशन में। समझ में आ रहा है? कुछ इस तरीके से, मतलब ये हो गया स्ट्रेट, लेकिन उसको थोड़ा ऐसा स्लैंट कर दिए, मतलब इंक्लाइन कर दिए, तो वो बन जाता है ऑब्लिक। वो क्या बन जाता है? ऑब्लिक पोजीशन उसकी। समझ में आ रहा है? तो जो नंबर ऑफ लाइंस रहेंगी वो कैसे रहेंगी? शॉर्ट रहेंगी एक साइड में, मतलब ये अगर उसका फेस है, ये अगर मिरर का फेस है, तो उसके बैक साइड में ऐसी तिरछी लाइंस रहेंगी, मतलब कि ऑब्लिक लाइंस। इस तरीके से हम शो करते हैं प्लेन मिरर। ये क्या है आपका? प्लेन मिरर। समझ में आ रहा? कुछ इस तरीके से हम शो करते हैं प्लेन मिरर को, और जो रिफ्लेक्शन होंगे वो इस डायरेक्शन में होंगे। मतलब मैं पकड़ के चलता हूँ कि आपका जो रिफ्लेक्शन है, ये आपकी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का सोर्स है, यहाँ पे वो लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रही है, तो ये इंसिडेंट होके ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट बैक करेंगे। समझ में आ रहा? ये इस तरीके से क्या करेंगी? रिफ्लेक्ट बैक करेंगे। समझ में आ रहा? ऐसा वो प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन होता है। मतलब कि अगर हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ प्लेन मिरर, तो वो कैसे होगा? इंसिडेंट रे और इंसिडेंट रे ऑफ लाइट comes on the falls on the plane surface of the plane mirror, and from the point of incidence it get reflected back in the same medium। समझ में आ रहा है? एक मीडियम में, उसी मीडियम में वो जो है वो क्या होती है? वापस जाती है। समझ में आ रहा? रे ऑफ लाइट, उसको बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये हो गया आपका डायग्रामेटिकली। समझ में आ रहा है? ये क्या हो गया आपका? डायग्रामेटिकली। ये जो है ये पूरा का पूरा आपका प्लेन साइड ऑफ है, और ये रफ साइड मतलब कि कोटिंग वाला जो सिल्वरी साइड, जो सिल्वरी मेटल का जो साइड है, कोटिंग है, वो साइड है उसका प्लेन मिरर का। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट फॉर द प्लेन मिरर और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये है आपका कॉन्सेप्ट प्लेन मिरर और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए। अब आपको वहां पर बोला है कि यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आप काफी अच्छे से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ में फैमिलियर है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अगर हम पढ़ते हैं तो थोड़ा आपको उसके पहले प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन कैसे होता है, उसमें क्या क्या टर्म्स आती है, उसके बारे में समझना जरूरी है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम थोड़ा फ्रेश माइंड के साथ में और अच्छे से लेंगे, जिसके साथ में फिर हमें पढ़ना पड़ेगा स्फेरिकल मिरर के बारे में। ठीक है ना? तो पहले हम क्या करते हैं कि प्लेन मिरर में जो रिफ्लेक्शन है वो देखते हैं, उसके बाद में हम देखेंगे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। पूरा बेसिक है जो आपने पहले ही पढ़ चुके थे। ठीक है, अब देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन प्लेन मिरर। तो चलो अभी हम देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है? सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा, हमें कंसीडर करना पड़ेगा एक प्लेन मिरर। तो ये है, हमने बना दिया प्लेन मिरर। ठीक है, जिसको नाम दे दो इसको नाम दे दो P एंड Q। ठीक है, उसके दो एंड को नाम दे देते P एंड Q। अब हो क्या रहा है कि एक पॉइंट सोर्स से लाइट रे फॉल हो रही है, लाइट रे स्ट्राइक कर रही है कहाँ पे? मिरर के ऊपर में, मतलब लाइट रे ट्रैवल करेंगे स्ट्रेट डायरेक्शन में, एक स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि पॉइंट ए से एक रे ऑफ लाइट फॉल हो रही है, इंसिडेंट हो रही है एट पॉइंट O। तो यहाँ पर वो जो रे ऑफ लाइट है AO, उसको बोला जाएगा इंसिडेंट रे। उसको क्या बोला जाएगा? इंसिडेंट रे। मतलब इंसिडेंट रे क्या हो रही है? प्लेन मिरर के प्लेन सरफेस पे फॉल हो रही है। प्लेन सरफेस पे फॉल होने के बाद में क्या होगी? वो एक सर्टेन एंगल में रिफ्लेक्ट बैक करेंगे। अब इनका जो रिफ्लेक्शन है ये पूरा का पूरा बेस्ड ऑन होता है स्टूडेंट्स ऑन द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बट बिफोर आई एम टीचिंग अबाउट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है एंड जो नॉर्मल होता है, पॉइंट ऑफ
इंसिडेंस, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, ये सब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये सब क्या होता है वो मैं पहले आपको क्लियर करना चाहता हूँ। इसीलिए हमने पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन मिरर या फिर प्लेन सरफेस से पढ़े, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे ए ओ है, तो ये जो रे ए ओ है ये क्या है, एक्चुअली में आपकी इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे किसे कहा जाता है, कैसे हम उसको डिफाइन करेंगे, अ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट और फॉल ऑन द सरफेस ऑफ द प्लेन मिरर इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे, लिख कर भी दिया। अ रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे, मतलब कि ऐसी रे ऑफ लाइट जो प्लेन सरफेस पे मिरर के फॉल होती है, इंसिडेंट होती है, उसको बोला जाता है इंसिडेंट रे। मतलब आपकी जो एओ है ये क्या है, इंसिडेंट रे, ये क्या है, इंसिडेंट रे। फिर क्या हो रहा है, ये जो इंसिडेंट रे है ये स्ट्राइक हुई है एक पॉइंट के ऊपर में, सेंटर ऑफ द मिरर में। हाँ, तो ये जो मिरर है जरूरी नहीं कि सेंटर पे ही रहेगी, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो क्या होती है, इंसिडेंट होती है। उस पॉइंट को बोला जाता है इन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसको क्या बोला जाता है, कोको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मैंने लिख कर भी रखा है, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, इस पॉइंट के बाद में वहीं से वो रे क्या होती है, रिफ्लेक्ट बैक होती है, मतलब कि बाउंस बैक होती है। समझ में आ रहा, उस पॉइंट से ही जो रे इंसिडेंट हुई वही रे बाउंस बैक होती है, मतलब कि रिफ्लेक्ट होती है, वहां पर रिफ्लेक्शन ऑकर होता है। उस रिफ्लेक्टेड रे को बोला, उस लाइन को, उस रे को बोला जाता है रिफ्लेक्टेड रे, जो रिफ्लेक्ट बैक होती है। तो ये हो जाएंगे रिफ्लेक्टेड रे। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देने लायक है कि ये जो आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये जो आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी जाती है। परपेंडिकुलर का मीनिंग होता है कि वहां पे वो 90 डिग्री का एंगल तैयार करेंगी। समझ में आ रहा है। उस प्लेन ऑफ मिरर में, उस स्मूथ प्लेन ऑफ मिरर में जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस रहेगा, उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर में एक परपेंडिकुलर लाइन, उस पॉइंट को परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जाती है। उस लाइन को बोला जाता है नॉर्मल। उस लाइन को क्या बोला जाता है, नॉर्मल। समझ में आ रहा है। उस लाइन को क्या बोलेंगे, नॉर्मल, ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर बनाएगा, वहां पर परपेंडिकुलर रहेगा वो किसको, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को। दिख रहा है आपको डायग्राम में, ये आपका पॉइंट ओ है, ये आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो, ये जो लाइन है ये बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बना रही है, मतलब कि वो उसको क्या है, परपेंडिकुलर है। उस परपेंडिकुलर लाइन को बोला जाता है नॉर्मल। अब देखो, द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। ऐसी रे ऑफ लाइट जो फॉल होती है, जो गिरती है किसके ऊपर में, मिरर के सरफेस के ऊपर में, उसे बोला जाता है इंसिडेंट रे। जब द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द मिरर, फॉल्स ऑन द मिरर इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। मतलब ऐसा पॉइंट जहां पे ये इंसिडेंट रे फॉल हो रही है मिरर पे, उस पॉइंट को बोला जाता है इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद में और रे ऑफ लाइट विच बाउंस बैक। बाउंस बैक का मीनिंग एक प्रकार से रिफ्लेक्ट। बाउंस बैक का मीनिंग क्या है, एक प्रकार से रिफ्लेक्ट। द रे ऑफ लाइट विच बाउंस बैक बाय द मिरर इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे। उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड एज नॉर्मल। वही मैंने बोला कि ऐसी लाइन जो कि परपेंडिकुलर होती है किसको, प्लेन ऑफ द मिरर को। कौन से पॉइंट में, लेकिन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, जहां पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वहां पे आपका एक परपेंडिकुलर लाइन, उसको बोला जाएगा उसका नॉर्मल। उसको क्या बोला जाएगा, नॉर्मल। ये हो गए कुछ टर्म्स। अब इसके बाद में और एक दो पॉइंट है। अगर मैं बात करूंगा ये डायग्राम की, तो ये जो नॉर्मल है आपका और ये जो इंसिडेंट रे है, ये यहाँ पर एक पर्टिकुलर एंगल फॉर्म कर रही है, उसको बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसको क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। समझ में आ रहा, द एंगल फॉर्म बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। वही अगर मैं बात करूंगा नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे की, तो इनके बीच में भी एक एंगल फॉर्म हो रहा है, उसको बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। द एंगल फॉर्म बिटवीन द नॉर्मल
is called as angle of incident, or the angle formed between the normal and the reflected ray is called as angle of reflection. Angle of reflection denoted by R and angle of incident denoted by I. समझ में आ रहा? तो ये कुछ बेसिक पॉइंट आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने के पहले याद रखना पड़ेंगे। अब हम जब आगे से जब पढ़ेंगे तो हम यहाँ पर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल, ऐसी टर्म्स का यूज करेंगे। इसीलिए ये सारे टर्म्स के बारे में नॉलेज होना आपको जरूरी था, जो कि मैंने अभी आपको बताया। अभी आपको क्या करना है, अभी आपने देखना है कि आपने आज के क्लास में जितना भी पढ़े पूरा का पूरा रिवाइज करके आओ, पूरा का पूरा पढ़ के रखो, और हम कल शुरुआत करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ में और बढ़ेंगे फिर स्फेरिकल मिरर के ऊपर के लिए। तभी के लिए बाय बाय। अच्छे से पढ़ाई करो घर पर और पूरा प्रिपेयर करो फॉर योर एग्जामिनेशन, और अपने नॉलेज वाइज भी अपने को बिल्डअप करो। ठीक है, तो मिलेंगे अगले क्लास में।